हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड जानेंगे कि अपडेटेड रिटर्न का प्रोविजन क्या कहता है, कौन अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है, कब तक आप फाइल कर सकते हैं, और अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया जिसमें रिटर्न नोटिफाई करिए फॉर अपडेटेड रिटर्न, दैट इज ITRU, उसमें क्या क्या डिटेल्स आप डिस्क्लोज करेंगे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन जिन लोगों को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का नोटिस आया था मार्च में, क्योंकि मार्च जब खत्म हुआ था तो 30th को, 29th को और 30th को ही ये नोटिसेस रिसीव हुए थे फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड 2021, एंड उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम था फॉर रिवीजन ऑफ रिटर्न, एंड काफी लोग तो रिवीजन भी नहीं कर पाए। अब उनके पास मौका है कि वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर उन्हें अपनी इनकम डिस्क्लोज करनी है, तो जो ऑलरेडी अपने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिख रही है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम प्रोविजन देखेंगे कि अपडेटेड रिटर्न का जो सेक्शन का प्रोविजन है वो क्या कहता है, आप कैसे अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं और कौन कौन नहीं कर सकते। हर केस में अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अपडेटेड रिटर्न का क्या मतलब है, आप रिटर्न अपडेट करना चाहते हैं। सेक्शन है 139 सबसेक्शन 8A। Any person, whether or not he has furnished a return under subsection 1 or subsection 4 or subsection 5, one है ओरिजिनल रिटर्न बिफोर ड्यू डेट अगर आपने रिटर्न फाइल करी हो, या बिलेटेड रिटर्न फाइल करी हो, या रिवाइज रिटर्न फाइल करी हो। फॉर an assessment year may furnish an updated return of his income or the income of any other person in respect of which he is assessable under this act for the previous year relevant to such assessment year in the prescribed form, verified in such manner and setting forth such particular as may be prescribed at any time within 24 months from the end of the relevant assessment year। अब ये जब फाइनेंस बिल 2022 आया था तब ये सारी चीजें उनने लिखी थी कि जो टाइम पीरियड बताया जाएगा, मैनर बताया जाएगा, ये सारी चीजें आगे चल के नोटिफाई होंगे। तो अब नोटिफिकेशन इश्यू हो चुका है, मैनर भी बता दिया गया है कि आप कैसे अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, एंड कौन फाइल कर सकता है, जिनने रिटर्न बिफोर ड्यू डेट फाइल की हो, या बिलेटेड रिटर्न फाइल की हो, या रिवाइज रिटर्न फाइल की हो, वो लोग अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं भी की है तब भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट टाइम लिमिट क्या है, कब से? तो अपडेटेड रिटर्न का जो प्रोविजन है ये 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 की रिटर्न अगर आपको अपडेट करनी है तो आप कर सकते हैं, एंड 1920 ऑनवर्ड्स आप अपनी रिटर्न अपडेट कर सकते हैं, मतलब 2021 की भी अपडेट कर सकते हैं। Provided that the provision of this subsection shall not apply if the updated return, कब आप updated return फाइल नहीं कर सकते? अगर अपडेट करने पर आपका जो अमाउंट है लॉस आ रहा है तो आप रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, अब मतलब अपडेट नहीं कर सकते। अगर आप अपडेट ऐसे कर रहे हैं कि आपकी इनकम कम हो रही है और आपको लॉस जनरेट हो रहा है तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते अपडेटेड वाली। अगर टोटल टैक्स लाइबिलिटी में डिक्रीज हो रही है अपडेट करने पर, आपकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है जो ऑलरेडी आप फर्निश करे हैं रिटर्न में, कौन सी, जो रिटर्न आपने बिफोर ड्यू डेट फाइल की हो, या बिलेटेड रिटर्न में बताई हो, या रिवाइज रिटर्न में जो टैक्स लाइबिलिटी डिस्क्लोज की है, अपडेट करने पर वो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो आप रिटर्न नहीं फाइल कर सकते अपडेटेड वाली। वैसे ही रिजल्ट इन रिफंड, अगर रिफंड जनरेट होता है अपडेट करने पे तो आप रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। बेसिकली आप अगर इनकम रिड्यूस कर रहे हैं, लॉस क्लेम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी आपने रिटर्न फाइल की उसमें लॉस नहीं बताया है, या टोटल टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं, तो इन सारे सिनेरियो में आप अपडेट नहीं कर सकते। अपडेट रिटर्न मतलब आपको एक्स्ट्रा टैक्स लाइबिलिटी डिस्क्लोज करनी है, एडिशनल टैक्स जमा करना है। Provided further that a person shall not be eligible to furnish an updated return under this subsection। और कौन कौन से लोग हैं जो अपडेट नहीं कर सकते रिटर्न? अगर कोई जिस साल की आप अपडेट करना चाहते हो उस साल से रिलेटेड सर्च कंडक्ट हो चुकी है, सर्वे कंडक्ट हो गया है, या आपका जो ज्वेलरी है, मनी है, ये सीज हो चुका है अंडर सेक्शन 132 और 132A, जिस भी असेसमेंट ईयर से रिलेटेड आपका सर्च कंडक्ट हुआ है, सर्वे हुआ है, या सीज हुए हैं आपके एसेट्स,
उस असेसमेंट ईयर या उसके प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर के रिटर्न आप अपडेट नहीं कर सकते। तो सर्च एंड सीजर के केस में भी रिटर्न अपडेशन अलाउड नहीं है। Provided also that no updated return shall be furnished by any person for the relevant assessment year where an updated return has been furnished by him under this subsection for the relevant assessment year. Already अगर आपने किसी particular साल से related update कर चुके हैं, फिर से आप update उस साल से related नहीं कर सकते return, या किसी assessment year से related assessment चल रहा है, reassessment चल रहा है, revision चल रहा है, तो उस साल से related भी आप update नहीं कर सकते। डिस्प्यूट में है अगर इनकम किसी असेसमेंट ईयर से रिलेटेड, तो आप रिटर्न अपडेट नहीं कर सकते उस साल से रिलेटेड। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जिस केसेस में आप अपडेट नहीं कर सकते। बेसिकली क्या है कि अगर आपकी रिटर्न लॉस में कन्वर्ट हो रही है, लॉस बढ़ रहा है, ऑलरेडी आपने रिटर्न फाइल की उसमें लॉस था, अब आप अपडेट करने पे लॉस आपका बढ़ रहा है, तो आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। रिफंड जनरेट हो रहा है, रिफंड बढ़ रहा है, तो आप नहीं कर सकते। टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो रिफंड ही बनेगा, तो आप नहीं कर सकते। अब बताया गया है कि आप जब अपडेट करेंगे रिटर्न, तो अपडेट का मतलब क्या हुआ, आपको एडिशनल इनकम डिस्क्लोज करनी है और एडिशनल टैक्स पे करना है। अब ये जो टैक्स पेमेंट है, इसको कैसे कंप्यूट किया जाएगा इन केस ऑफ अपडेटेड रिटर्न, तो इसके लिए भी एक अलग प्रोविजन लेकर आए हैं। जो नॉर्मल सेल्फ असेसमेंट टैक्स का प्रोविजन है वो 140A से गवर्न होता है। 140A के बाद एक 140B सेक्शन लेकर आए हैं जो बताता है इन केस ऑफ अपडेटेड रिटर्न कैलकुलेशन ऑफ टैक्स कैसे होगा। अगर आप ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर सकते हैं तो कैसे होगा, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो कैसे कैलकुलेशन होगा। After section 140A of Income Tax Act, the following section shall be inserted, namely 140B। 140B को आपको सीधे देखना है अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। Where no return of income under subsection 1, रिटर्न बिफोर ड्यू डेट जो फाइल होती है, बिलेटेड रिटर्न सबसेक्शन 4 of 139 has been furnished by an assessee, मतलब कोई भी रिटर्न फाइल नहीं हुई है, ना ओरिजिनल ना बिलेटेड रिटर्न, and taxes payable on the basis of return to be furnished by such assessee under subsection 8A of section 139। तो इसका क्या मतलब है, जो टैक्स कंप्यूट होगा वो किस बेसिस पे होगा, जो रिटर्न आपने अपडेटेड रिटर्न में बताइए, ITR-U में जो आप रिटर्न बता रहे हैं अपडेट करके, उसी बेसिस पे टैक्स कैलकुलेट होगा। तो स्लैब के हिसाब से आप टैक्स लगाएं, या अगर फर्म है तो जो डायरेक्ट रेट है डायरेक्ट रेट लगा के टैक्स कंप्यूट करे, वो टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। उसमें से आपको, अगर आपने ऑलरेडी एडवांस टैक्स कुछ पे किया है तो आप वो डिडक्ट करें, TDS उस साल का आप डिडक्ट करें, कोई रिलीफ है 89 की है या 90 सेक्शन 90 या 91 की है तो आप वो डिडक्ट करें, 90A की रिलीफ है तो वो डिडक्ट करें। आपका मैट प्रोविजन आ रहा है या AMT प्रोविजन आ रहा है तो उसका जो टैक्स क्रेडिट है वो आप डिडक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आएगी जो पेबल हो, इन सारे क्रेडिट्स को लेने के बाद जो आपका बैलेंस पेबल आ रहा है वो टैक्स आपको पे करना है अलोंग विद द इंटरेस्ट एंड फी। इंटरेस्ट कौन सा, जो इनकम टैक्स एक्ट में इंटरेस्ट के सेक्शन है, कौन के, 234A लगेगा, 234B लगेगा, 234C नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट होगा। तो जो आपका बैलेंस टैक्स है प्लस इंटरेस्ट एंड फी, 234F की जो फीस है वो भी पेबल होगी। ये तीनों कंपोनेंट को ऐड करके आपको पे करना है। तो ये कब है, जब आपने रिटर्न नहीं फाइल करी है और आप डायरेक्ट अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो अगर आप ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुके हैं सबसेक्शन 1 में 139 के, या सबसेक्शन 4 में या सबसेक्शन 5 में, तो जो टैक्स कंप्यूट होगा वो आपके अपडेटेड रिटर्न, जो आप जितनी एडिशनल इनकम शो कर रहे हैं उस पे टैक्स कंप्यूट होगा। और जो एडिशनल इनकम के ऊपर जो टैक्स अमाउंट आएगा टैक्स लायबिलिटी, उसमें से आप वो ही एडवांस टैक्स, वो ही TDS, वो ही रिलीफ डिडक्ट कर सकते हैं जो आपने रिटर्न में नहीं क्लेम किया हो। नहीं क्लेम किया हो TDS, वो अमाउंट आप रिड्यूस करेंगे। नहीं, अगर आपने क्लेम किया एडवांस टैक्स कुछ पे किया था या बाद में कोई टैक्स पे किया उसका आपने क्लेम नहीं लिया है वाइल फाइलिंग योर ओरिजिनल रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न, तो आप वो क्लेम कर सकते हैं इन एडिशनल इन अपडेटेड रिटर्न।
उसके बाद जो बैलेंस टैक्स आएगा, बैलेंस टैक्स जो आएगा उसमें फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, अगेन 234A के हिसाब से एडिशनल एडिशनल इनकम में जितना इंटरेस्ट लगेगा 234A का, बी का, सी का, एंड फीस, ये सारी चीजें पेबल होगी अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दिया है। अब ये जो अपडेटेड रिटर्न है ये दिख बहुत आसान रहा है कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम प्रीवियस 2 इयर्स के रिटर्न अपडेट कर देंगे, अगर हमने एडिशनल इनकम नहीं डिस्क्लोज की तो अब हम कर देते हैं, या फिर रिटर्न नहीं फाइल की तो हम अब कर देते हैं। बट इसमें जो ट्विस्ट है ना, ट्विस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपडेट रिटर्न फाइल करेंगे ना तो आपको एडिशनल टैक्स जमा करना है। ये जो नॉर्मल टैक्स अभी मैं आपको बता रही थी कि जो टोटल टैक्स लायबिलिटी उसमें से टीडीएस क्रेडिट्स एंड ऑल माइनस करने के बाद जो बैलेंस टैक्स आ रहा है वो तो आप पे करेंगे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एंड फी। इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे इसके ऊपर एक एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, और वो कितना है 25% एंड 50%। 25% तब लगेगा जब आप अपडेट कर रहे हैं विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। जो साल, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 1920 की आप रिटर्न आज अपडेट करना चाहते हैं तो विद इन 12 मंथ्स तो है नहीं, ये विद इन 24 मंथ्स हुआ, तो आपको एडिशनल जो टैक्स लगेगा वो 50% ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल, ये एडिशनली पे करना पड़ेगा। और अगर आप विद इन 12 मंथ्स अपडेट कर देते हैं रिटर्न तो 25% एडिशनल टैक्स लगेगा। मतलब आपको जो टैक्स लाइबिलिटी है उसके ऊपर एक एडिशनली टैक्स जमा करना पड़ेगा, तभी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और इसका प्रूफ ऑफ पेमेंट भी आपको रिटर्न में बताना है। तो ये तो प्रोविजन था, बट जो प्रोविजन आया है अपडेटेड रिटर्न का उसमें कैच बस यही है कि आपको एडिशनल इनकम टैक्स पे करना है। ये जरूर आपको लग रहा है कि ये गलत है, एडिशनली क्यों पे करवा रहे हैं हमसे, बट एक्चुअली अपडेटेड रिटर्न लाने का ही ये था कि जो असेसमेंट बाद में असेसमेंट ओपन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन इनकम टैक्स एंड नॉट अवेलेबल इन इनकम टैक्स रिटर्न, उस बेसिस में जो असेसमेंट्स ओपन होते हैं वो रिड्यूस हो। असेसी खुद से असेस करके अपडेट कर दे, अगर उसने प्रॉपर तरीके से इनकम डिस्क्लोज नहीं की है तो वो अपडेट कर दे एंड फिर डिस्क्लोज हो। अगर प्रॉपर तरीके से अपडेट करके डिस्क्लोज करता है तो आपका असेसमेंट नहीं खुलेगा। असेसमेंट नहीं खुलेगा, जो पेनल्टी 300% तक की लग सकती थी वो अवॉइड हो जाएगी। तो दैट्स वाई उनने यहाँ पर एडिशनल टैक्स का प्रोविजन बनाया 25%, अगर आप विद इन 12 मंथ्स अपडेट कर देते हैं, और अगर आप विद 12 मंथ्स के बाद 24 मंथ्स के अंदर अपडेट करते तो 50% ऑफ एग्रीगेट टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल, जो पेबल है उसका 50% और 25% पे करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि जो ये नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें बताई है कि आप 139 सबसेक्शन 8A के हिसाब से कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताई गई है कि आप जो फर्निश करेंगे रिटर्न वो कैसे करेंगे, डिजिटली कब करना है, और ईबीसी के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल है, एचओएफ है, फर्म है, एलएलपी है, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, लोकल अथॉरिटी है, ट्रस्ट है, जिनको आईटीआर 7 फाइल करना है, जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है, इन सारे पर्सन जिनकी मैंने बात करी है, अगर वो ऑडिटेड ऑडिट करवा रहे हैं अंडर सेक्शन 44AB तो उनको डिजिटली ही रिटर्न फाइल करनी है। और अपार्ट फ्रॉम ऑडिट, अगर आप नॉर्मल रिटर्न अपडेट कर रहे हैं, इंडिविजुअल, एचओएफ, फर्म, एलएलपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, तो उनके केस में डिजिटल सिग्नेचर भी अवेलेबल है और ईबीसी ऑप्शन भी अवेलेबल होगा जब वो रिटर्न अपडेट करेंगे। तो अब जो रिटर्न बताई गई वो है आईटीआर यू। अभी तक इनकम टैक्स एक्ट में आईटीआर 1 से लेकर 7 तक नोटिफाई है हर पर्सन के हिसाब से अलग अलग। ये एक नई रिटर्न है आईटीआर यू जो कि अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड है सेपरेट। इसमें बताया गया है फॉर पर्सन टू अपडेट इनकम विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, बस वो ही एलिजिबल है टू फाइल अपडेटेड रिटर्न। अब इसमें क्या क्या जानकारी आपको देनी है, तो पैन नंबर, नेम, आधार, ये तो आपकी जनरल इंफॉर्मेशन है। असेसमेंट ईयर, वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर, इससे रिलेटेड आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं तो आपको यस सिलेक्ट करना है,
नहीं कर चुके तो नो। यस करने के बाद आपको बताना है किस सेक्शन के तहत आपने रिटर्न फाइल की थी, 139 सबसेक्शन 1, 4 और 5। इफ एप्लीकेबल एंटर फॉर्म फिल्ड एक्नॉलेजमेंट नंबर। आपने अगर ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दिया तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग, ओरिजिनल रिटर्न, ये सब बताना पड़ेगा। और आईटीआर टाइप जो आपने उस टाइम फाइल किया था वो भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। Are you eligible for filing an updated return as per condition laid out in first, second, third proviso to section 139(8)(a)? अगर आप एलिजिबल हैं रिटर्न फाइल करने के लिए, जो मैंने अभी आपको सेक्शन समझाया उसके हिसाब से, तो आपको यस सिलेक्ट करना है। प्लीज चूज द आईटीआर फॉर्म फॉर अपडेटिंग योर इनकम। अभी आप कौन सी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं फॉर अपडेटिंग रिटर्न? आईटीआर 1 से रिलेटेड 7 तक आपको सिलेक्ट करना है। रीजन आपको बताना है कि क्या रीजन है अपडेटिंग का। रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल, अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल की थी और अब आप फाइल करना चाहते हैं तो वो रीजन है। इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, जब आपने रिटर्न फाइल की थी तब आपने इनकम सही तरीके से रिपोर्ट नहीं की है, या आपने गलत हेड में इनकम डिस्क्लोज करी है। रिडक्शन हो रहा है आपके कैरी फॉरवर्ड लॉस का, जो आपने रिटर्न फाइल की थी उस टाइम जो लॉस डिस्क्लोज किया था वो आप रिड्यूस करना चाह रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे इनकम आप अपडेट करेंगे सो दैट आपका जो लॉस है वो रिड्यूस हो जाए, तो आप कर सकते हैं। इंक्रीज कर नहीं हो सकता, रिडक्शन हो सकता है, मतलब बेनिफिट ऑफ द डिपार्टमेंट, बेनिफिट ऑफ द रेवेन्यू होना चाहिए ये रिटर्न बस। रिटर्न रिडक्शन ऑफ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अगर जो आपने क्लेम किया था अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इन ऑलरेडी रिटर्न फाइल, अगर उससे रिडक्शन हो रहा है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो अच्छी बात है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट, आपने टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था उसमें रिडक्शन है, अगर ये सब कुछ इंक्रीज हो रहा है तो आप अपडेट नहीं कर सकते रिटर्न। रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स आपने सिलेक्ट किया था या कोई और रीजन है। आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड up to 12 months from the end of relevant assessment year or between 12 to 24 months। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों क्वेश्चन लेकर आया है? क्योंकि उनको एडिशनल टैक्स का जो रेट है 25% और 50% वो अप्लाई करना है। अगर आप अप टू 12 मंथ सेलेक्ट करेंगे तो आपके एडिशनल टैक्स का जो रेट है वो 25% लगेगा। बिटवीन 12 टू 24 मंथ्स आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका 50% लगेगा। आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न टू रिड्यूस कैरी फॉरवर्ड लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ टैक्स क्रेडिट, यस या नो? अगर स्पेसिफिकली आप जो अपडेट कर रहे हैं वो कैरी फॉरवर्ड लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है तो आपको इसमें यस सिलेक्ट करके बताना भी है कि वो जो लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड आप कर रहे हैं या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो किस पीरियड से रिलेटेड है, कौन सा असेसमेंट ईयर से रिलेटेड जो आप रिड्यूस करना चाहते हैं। अब इसके बाद आता है पार्ट बी। अभी तक अपन सिर्फ पार्ट ए के जनरल इन्फॉर्मेशन को ही यस नो फिल कर रहे थे। अब पार्ट बी में आपको हेड वाइज इंफॉर्मेशन देनी है, बट किस चीज की? सिर्फ अपडेटेड इनकम की, एडिशनल इनकम की और एडिशनल टैक्स पेबल की ही इंफॉर्मेशन देनी है। एग्रीगेट टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अपडेटेड इनकम एंड टैक्स पेबल। उसके दो हेड है फर्स्ट पॉइंट के, ए एंड बी। ए में है हेड ऑफ इनकम अंडर विच एडिशनल इनकम इज बीइंग रिटर्न एज पर अपडेटेड रिटर्न। आपको हेड ऑफ इनकम में जो एडिशनल इनकम, बस एडिशनल इनकम ही आपको स्पेसिफाई करनी है कि सैलरी से रिलेटेड आप एडिशनली कितना डिस्क्लोज कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, इनमें एडिशनली इनकम कितनी बस आपको वो ही डिस्क्लोज करनी है। बी में है टोटल इनकम एज पर लास्ट वैलिड रिटर्न ओनली इन केस वेदर इनकम टैक्स रिटर्न हैज प्रीवियसली बीन फिल्ड। अगर आपने ऑलरेडी फाइल की थी रिटर्न तो आपको बी पॉइंट में जो आपका इनकम टोटल इनकम था एज पर वैलिड, जो आपने रिटर्न फाइल की वैलिड, क्योंकि अगर रिवाइज किया तो रिवाइज के हिसाब से आपको बताना है टोटल इनकम। सेकंड में है टोटल इनकम एज पर पार्ट बी ऑफ टोटल इनकम, amount payable if any to be taken from amount payable of part B of total taxable income। ये सबके सेपरेट शेड्यूल होंगे। अभी तो ये सब नोटिफिकेशन के थ्रू आईटीआर बताया है कि कैसा होगा, बट जब आपको ये अवेलेबल हो जाएगी यूटिलिटी तो उसमें इन सबके अलग से शेड्यूल्स होंगे जिनसे ये अमाउंट यहाँ पर आएगा। Amount refundable if any to be taken from refund of part B total income of updated ITR, amount payable on the basis of last valid return। ये सबकी शेड्यूल्स होंगे जिससे ये कंप्यूटेशन बनेगा एंड उसके हिसाब से ही आपका टैक्स पेबल आएगा अंडर सेक्शन 140B। इसके बाद आपको टैक्स पेमेंट
की डिटेल्स डालना है एज पर अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न के हिसाब से आपका कितना टैक्स पेबल आ रहा था और आपने टैक्स कितना जमा किया है वो अंडर सेक्शन 140B जो मैंने अभी आपको समझाया। टैक्स पेमेंट कितना हुआ है, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रेगुलर असेसमेंट टैक्स, जिसका क्रेडिट आपने ओरिजिनल रिटर्न में नहीं लिया है। अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल की है तो उस केस में कैसे आप टैक्स कंप्यूट करेंगे वो भी मैंने अभी आपको समझाया। जो ऑलरेडी आपने क्रेडिट क्लेम कर लिए हैं ओरिजिनल रिटर्न में वो आपको फिर से नहीं लेने हैं। सिर्फ जो क्लेम आप नहीं लिए हो एडवांस टैक्स का, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का, रेगुलर असेसमेंट टैक्स का या कुछ क्रेडिट्स का, जिनका आपने क्लेम ओरिजिनल रिटर्न में नहीं लिया है, बिलेटेड रिटर्न में नहीं लिया है या फिर रिवाइज रिटर्न में नहीं लिया, उन्हीं का आपको क्रेडिट लेना है। रिलीफ 89 का ऐसे, उसके बाद वेरिफिकेशन है। तो ये तो सिर्फ नोटिफाई किया है फॉर्म कि कैसा होगा, बट ये जरूर शेड्यूल वाइज होगा तभी कंप्यूटेशन बनती है एक रिटर्न में। तो होप आपको अपडेटेड रिटर्न सिलेक्शन प्रोविजन, इसमें मेन था आपको प्रोविजन समझना कि कब एप्लीकेबल होगा अपडेटेड रिटर्न। सब नहीं अपडेट कर सकते, कुछ कुछ केस में ही अपडेटेड है, बट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अब आप फाइनली आपकी रिटर्न अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि रिवाइज रिटर्न का आपके पास ऑप्शन नहीं था और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के नोटिस का जवाब भी देना है। तो आप ITR-U जरूर फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट योर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ITR-2 में मैं जल्दी ही वीडियो रिलीज करने वाली हूँ। थैंक यू।